नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके एबीएससी से। आज के इस लेक्चर में हम बीएड पार्ट सेकेंड ईयर का जो पर्यावरण का पेपर लगता है, पर्यावरण शिक्षा, उसके हम 2 या 3 यूनिट करने का प्रयास करेंगे। 3 यूनिट करने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप लोग आसानी से पास हो जाओ। तो सबसे पहले यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पर्यावरण। पर्यावरण शब्द बना है परि प्लस आवरण से। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एनवायरमेंट। एनवायरन प्लस मेंट से मिलकर बना होता है। एनवायरन का मतलब होता है एन सर्किल, एन सर्किल यानी घेरा, और मेंट का मतलब होता है ऑल राउंड यानी चारों ओर, यानी इसका मतलब हो गया चारों ओर से घेरना। अब रोस ने पर्यावरण के बारे में क्या कहा है? रोस ने कहा कि पर्यावरण वह है जो बाह्य शक्ति और मानव को प्रभावित करे, वह पर्यावरण है। अनास्टासी ने क्या कहा कि वंशानुक्रम के अलावा सब कुछ है वो पर्यावरण है। अब देखिए पर्यावरण के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। 4 क्षेत्र होते हैं पर्यावरण के: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल देखिए, स्थल मंडल में कौन कौन से आते हैं? महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल, द्वीप, ये चारों आते हैं स्थल मंडल में। जल मंडल में आते हैं महासागर, सागर, नदियाँ, झील और जल प्रपात। वायुमंडल में आते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। जैव मंडल में आते हैं प्रकाश संश्लेषण जो कि उत्पादक का कार्य करता है, और मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक। अब पर्यावरण के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण के प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से आते हैं? एक तो भौतिक पर्यावरण होता है और दूसरा होता है प्राणी शास्त्रीय वातावरण। भौतिक पर्यावरण में देखिए क्षेत्रीय संबंध, मिट्टी, जलवायु, जलराशि, खनिज पदार्थ होते हैं, और प्राणी शास्त्रीय वातावरण में प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और परासामाजिक पर्यावरण होता है। इसके अलावा देखिए मानव निर्मित पर्यावरण है, इसको अगर डीप से पढ़ें तो इसमें कौन कौन से आती है कैटेगरीज। मानव निर्मित पर्यावरण 3 प्रकार का होता है: सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, परासामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में देखिए भौगोलिक स्थिति, व्यवहारिक परेशानियां, प्रवास, युद्ध, जनसंख्या का आकार, राजनीतिक विचारधारा, तकनीक, प्रकृति, विभिन्न प्रकार के विकास आते हैं इसमें। सांस्कृतिक पर्यावरण में आता है मानव की प्रजातियाँ, जातियाँ, जनसंख्या, मानव का खान पान, विभिन्न धर्म, भाषाएँ, शासन प्रणालियाँ, तकनीकी ज्ञान तथा शोध, संचार तथा परिवहन, ये सब आते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण में। परासामाजिक पर्यावरण में आती है दैवीय शक्ति से मानव, दैवीय शक्तियों में मानव का विश्वास, मानव को आध्यात्मिक बनाना और ईश्वर की सत्ता स्वीकारना। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र 1935 में A.G. टांसले ने इस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। इसमें क्या आता है? बायोटिक और एबायोटिक तत्व होते हैं, जैविक और अजैविक तत्वों का संबंध होता है इसमें। 1939 में थीनमैन ने इकोसिस्टम को बायोसिस्टम नाम दिया। अब देखिए टेलर ने क्या कहा पारिस्थिति के बारे में? पारिस्थितिकी प्राणियों के उन संबंधों को कहते हैं जो उनके संपूर्ण पर्यावरण में रहते हैं। जो उनके संपूर्ण पर्यावरण में रहते हैं उन्हें पारिस्थितिकी बोला है टेलर ने। अब जैसे सूर्य है, सूर्य एक उत्पादक का कार्य करता है जिससे कि पोषक स्रोत मिलते हैं, वो उपभोक्ता और अपघटक दोनों को मिलते हैं। उपभोक्ता ग्रहण करता है, अपघटक भी पोषक तत्व ग्रहण करता है और वापस उत्पादक को दे देता है। इस प्रकार से ये साइकिल वापस चलता रहता है। इसमें देखिए एक जल पारिस्थितिकी, स्थल पारिस्थितिकी तंत्र और जल पारिस्थितिकी तंत्र। स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में आता है वन, घास, मरुस्थल तथा मानव पारिस्थितिकी, और जल पारिस्थितिकी तंत्र में आता है अलवणीय जल और समुद्री जल। ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य: फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, खाद्य पदार्थों का चक्रण, ऊर्जा प्रवाह तथा श्वसन क्रिया दर का निर्धारण करना, पारिस्थितिकी निरंतरता तथा जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ये होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देखिए कितने प्रकार के होता है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम निर्मित। प्राकृतिक 2 प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। स्थलीय में देखिए क्या क्या आता है? वन, घास और मरुस्थल आता है।
और जलीय दो प्रकार से होता है, लेक लवणीय, एक अलवणीय। लवणीय में आता है महासागर, सागर, झील, और अलवणीय में आता है नदी और तालाब। कृत्रिम निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में 3 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं। मानव निर्मित सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र यानी क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक और अंग। तो घटक और अंग 2 प्रकार के होते हैं, एबायोटिक यानी अजैविक और बायोटिक यानी जैविक। अजैविक में 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जैव भार के रूप में होते हैं ये, ठीक है। अकार्बनिक भाग है कार्बनिक चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र इत्यादि। अब जैविक में देखिए स्वपोषित यानी उत्पादक के रूप में कार्य करता है ये। परपोषी उपभोक्ता होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय सर्वाहारी, और अपघटक। ये सभी किस में आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक तथा अंग होते हैं। इसके अलावा देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के नियम। ऊर्जा प्रवाह के नियम, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम और एंट्रोपी का नियम 2 होते हैं इसमें। ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा स्थिर रहती है, केवल ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ठीक है। ऊर्जा स्थानांतरित होती है और स्थिर रहती है ऊर्जा। एंट्रोपी का नियम है ऊर्जा क्षय पर आधारित होती है, यानी ऊर्जा का नाश होता है उसमें। ऊर्जा प्रवाह के प्रतिरूप यानी मॉडल्स ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। द्विपद ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप, जिसमें कि चरण श्रृंखला और अपघटक श्रृंखला 2 प्रकार की श्रृंखला होती है। ऊर्जा प्रवाह का सर्वव्यापी प्रतिरूप देखिए 1983 में ओडम ने कहा कि ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर कम होती जाती है, यानी एक से दूसरे में जाएगी तो वह दूसरे में थोड़ी कम होके जाएगी। तीसरा इसमें एक पथ ऊर्जा प्रवाह प्रतिरूप, यानी इसमें होता है 89% ऊर्जा उपयोग नहीं होती है, 15% उपभोक्ता द्वारा उपयोग होती है और 3.4% अपघटन पर खर्च हो जाती है। नेक्स्ट आ गया खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। तो फूड चेन किसे कहते हैं, फूड चेन उसे कहते हैं जीवों की भोजन से संबंधित ऐसी श्रृंखला जिसके एक और उत्पादक तथा अंतिम सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता हो, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। पहली होगी चारण खाद्य श्रृंखला यानी ग्रेजिंग फूड चेन। ये 2 प्रकार की होती है, समुद्री और स्थल की। समुद्री में सबसे छोटा जीव होता है पादप पलवक, उसे खाता है जीव पलवक, और उसे खाती है छोटी मछली, और छोटी मछली खाती है बड़ी मछली। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। और स्थल पर देखिए हरे पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें खरगोश खाता है, खरगोश को बिल्ली खाती है, बिल्ली को शेर खाता है। और दूसरा फूड चेन में आता है अपरद यानी अपघटक खाद्य श्रृंखला आती है, जिसमें कूड़ा करकट सड़े गले पत्तों को खाता है, कवक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इनको खाता है, कीट लार्वा केंकड़े, और इनको खाता है बड़ी जीव जैसे मछली, मेंढक इत्यादि। परजीवी खाद्य श्रृंखला देखिए, परजीवी खाद्य श्रृंखला में वृक्ष होता है, वृक्ष को पक्षी खाते हैं, पक्षियों के शरीर पर उपस्थित परजीवी होते हैं और इनको वापस परजीवी खा लेता है। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला हो गई। खाद्य श्रृंखला के बाद में आप लोग पढ़ोगे खाद्य श्रृंखला के बाद में आप लोग पढ़ोगे खाद्य जाल। खाद्य जाल कौन कौन सा होता है, जैसे घास है, घास को खरगोश, टिड्डा और चूहा तीनों खाते हैं, और खरगोश को खाता है बाज, और टिड्डे को खाता है छिपकली, और टिड्डे को बाज भी खा लेता है। लेकिन चूहे को सांप खाता है, और चूहे को सांप खाता है और चूहे को बाज खाता है। तो चूहे को 2 जीव खा रहे हैं और टिड्डे को भी 2 जीव खा रहे हैं, यानी 1 से अधिक जीव खा रहे हैं, और सांप को वापस बाज खा देता है। इस प्रकार से ये जो बनेगी वो खाद्य जाल होगा क्रॉस लाइनों में। पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड के बारे में देखिए क्या पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड का संप्रत्यय 1929 ईस्वी में चार्ल्स एल्टन ने विचार दिया था। चार्ल्स एल्टन का अन्य नाम है एल्टोनियन पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड की परिभाषा देखिए, उत्पादकों से प्रारंभ होकर ऊर्जा का अगले पोषण स्तरों में संख्या, जीवभार और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को चित्र के रूप में प्रतिरूपण ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार देखिए, प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जीवों की संख्या के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार, जीव भार के पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड। तो जीवों की संख्या के आधार पर घास स्थल का पिरामिड होता है, जलीय और वन का पिरामिड होता है। घास का पिरामिड और सीधा बनेगा, जल का पिरामिड सीधा बनेगा, लेकिन वन का पिरामिड उल्टा बनेगा।
वन के पिरामिड में परजीवी सबसे पहले आएंगे, उसके बाद में जुएं, और जुएं को खा लेता है पक्षी, पक्षी को खा लेता है पौधे। इस प्रकार से ये बनेगा। और जीव भार के पिरामिड देखिए, जीव भार के पिरामिड में आगे वन घास स्थल, ये सीधा बनेगा पिरामिड। तालाब, तालाब का ये उल्टा पिरामिड बनेगा। ऊर्जा के पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड हो गए स्थलीय और जलीय। अब प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम कौन कौन सा? पहला है वन, वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें हमारे पहला आता है शीतोष्ण वर्षावन, दूसरा है शीतोष्ण पतझड़ वन, और तीसरा है सदाबहार शंकुधारी वन। तीसरा हो गया। चौथा है हमारे पास उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। चौथा है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। पांचवा है, छठा हो गया शुष्क पतझड़ वन। ये 6 प्रकार के होते हैं। घास पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से होते हैं? ध्रुवीय घास क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। और मरुस्थल में होते हैं, मरुस्थल में हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र जो कि थार और सहारा डेजर्ट में, डेजर्ट इसके एग्जाम्पल हो गई। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र जो कि दक्षिण कैलिफोर्निया का कुछ भाग हो गया। और शीत कटिबंधीय मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र, ये 3 प्रकार के हो गए। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलवणीय और दूसरा होता है लवणीय या समुद्री। अलवणीय 2 प्रकार के होता है, अस्थिर और स्थिर। अस्थिर में आते हैं, देखिए जो स्थिर नहीं रहते हैं वो अस्थिर होते हैं। नदी, झरना और धारा इकोसिस्टम हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। और स्थिर में आ गया अपना तालाब, झील और नाले। लवणीय समुद्री में आ गए समुद्र हो गया, महासागर हो गया, और नदी और मुहाने हो गए, और खाड़ी हो गई। अब ये पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी यूनिट देखिए। दूसरी यूनिट क्या है? संसाधन। संसाधन को अंग्रेजी शब्द होता है रिसोर्स। रिसोर्स बना है री प्लस सोर्स से। री का मतलब बार बार और सोर्स का मतलब होता है प्रयोग करना। ऐसी वस्तु जिन्हें हम आवश्यकता पूर्ति हेतु बार बार प्रयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण होता है 3 प्रकार से होता है। संसाधनों का वर्गीकरण, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। संसाधनों की विशेषता देखिए। विशेषता आती है ज्ञात तथा अज्ञात संसाधन हो सकते हैं, स्वयं में निष्क्रिय संसाधन हो सकते हैं, प्राकृतिक उपहार में संसाधन हो सकते हैं, विविधता के आधार पर संसाधन हो सकते हैं, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत के आधार पर संसाधन हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण के 5 प्रकार के वर्गीकरण आते हैं। क्षयशीलता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। क्षयशीलता के आधार पर इसमें क्षयशील जैसे कोयला और खनिज हो गया प्राकृतिक संसाधन, और अक्षयशील जो क्षय नहीं हो सकते, सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, ज्वारीय ऊर्जा होगी। उपलब्धता के आधार पर हो गए स्थानीय और सार्वभौमिक। स्थानीय में आ गया वन खनिज, और सार्वभौमिक में आ गया जल और वायु। प्रकृति के आधार पर हो गए जैविक और अजैविक। जैविक में आ गया भोजन, चारा, लकड़ी, और अजैविक में आ गया खनिज और जल। ये संसाधन है सभी। विकास के आधार पर देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में आ गया सौर, जल, पवन ऊर्जा, और अनवीकरणीय में आ गया कोयला, पेट्रोलियम। स्वामित्व के आधार पर आ गया स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये हो गए सभी प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब आएगा मानव वन संसाधन। वन संसाधन हो गया फॉरेस्ट रिसोर्स। तो वन क्या होते हैं? वृक्षों द्वारा आच्छादित सघन विस्तृत स्थलीय क्षेत्र वन कहलाता है। वर्तमान में पृथ्वी के कुल 11% भाग पर वन है, जिसका 1.6% भारत में है। भारत में वनों की स्थिति देखिए। 1952 से 1953 में 23% थी वनों की स्थिति, 1982 में 19.5% थी, 2016-2017 में 22.8% थी, और 2022 में 24.62% वनों की स्थिति थी भारत में।
80.9 मिलियन हेक्टेयर की भूमि पर ये 24.62% है। वनों की उपयोगिता दो प्रकार से की जा सकती है, पर्यावरणीय वन संसाधन की उपयोगिता और वन संसाधन की औद्योगिकी उपयोगिता। ठीक है, तो पर्यावरणीय वन संसाधन की उपयोगिता के आधार पर ऑक्सीजन संतुलन, सुंदरता, प्रदूषण नियंत्रण और तापमान नियंत्रण, ये सभी उपयोगिता है। और औद्योगिक उपयोगिता देखिए, जीविकोपार्जन के लिए औद्योगिक उपयोगिता वनों की हो सकती है, खाद्य सामग्री हो सकती है, केवल वनों से प्राप्त हो सकती है, साधन जैसे लकड़ी, रबड़, औषधि आदि वनों से ही प्राप्त होती है, और विभिन्न उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई वनों की कटाई को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक कारण है, मृदा अपरदन हो गया, भूस्खलन हो गया, प्रचंड वायु हो गई, भूमिगत दरार हो गई, मरुस्थलीकरण हो गया, प्राकृतिक रूप से लगी आग हो गई। नेक्स्ट अपने आएगा मानवीय कारण। मानवीय कारण है ईंधन की आवश्यकता पूर्ति और विकास परियोजना का संचालन, भोजन की बढ़ती मांग, अत्यधिक चराई, शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति, बढ़ती जनसंख्या, झूम खेती में भूमि का नाश होता है, झूम खेती में उद्योगों के लिए कच्चा माल, कृषि संबंधी अज्ञानता। वनोन्मूलन के दुष्प्रयोग देखिए, एक तो भौतिक प्रभाव के कारण दुष्प्रयोग होता है, इसका दुष्प्रभाव होता है, और आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव होता है। भौतिक प्रभाव देखिए कौन कौन से हैं, मौसम तथा जलवायु में अनिश्चितता, पर्यावरणीय असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन, मृदा अपरदन तथा भूस्खलन का बढ़ना, जीव ईंधन में कमी, मरुस्थल में वृद्धि और वैश्विक तापमान में वृद्धि इसके कारण से हो सकती है। ये दुष्प्रभाव है इसके, वन को काटने के कारण ये दुष्प्रभाव हमें हो सकते हैं। आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव ये होता है आदिवासी लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, लकड़ी आधारित उद्योगों पर प्रभाव पड़ता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पर प्रभाव पड़ता है। वन संरक्षण के उपाय, सरकार द्वारा वन कटाई पर प्रतिबंध, जनसाधारण को वनोन्मूलन के प्रभावों के प्रति जागरूक करना, ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों का उपाय, प्राकृतिक वनाग्नि नियंत्रण योजना, झूम खेती पर प्रतिबंध, मरुस्थलीकरण को रोकना, वन संरक्षण को जनता द्वारा अपना उत्तरदायित्व समझना, संयुक्त वन प्रबंधन योजना जो कि 1 जनवरी 2000 को लागू की गई थी। अब देखिए जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी पर जल एक ऐसा संसाधन है जो समस्त जीवन का मूलाधार है। जल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? मछली उद्योग में, पशुपालन में, औद्योगिक अपशिष्टों को बहाने हेतु, पर्यटन स्थलों के निर्माण में, कृषि में, औद्योगिक कार्यों में, जल परिवहन में, ऊर्जा उत्पादन में, सार्वजनिक कार्यों में, दैनिक उपयोग में। प्रति व्यक्ति आदर्श जल व्यय की मात्रा 40 लीटर होती है, यानी प्रति व्यक्ति 40 लीटर जल व्यय कर सकता है। जल का दुरुपयोग, वेस्टेज ऑफ वाटर, टंकी खुली छोड़ना, जलाशयों में जानवरों को नहलाना और ब्रश करते समय वाष्पेशन खुला छोड़ना। जल संसाधन के स्रोत, महासागर, सागर, नदियाँ, झील और तालाब। जल स्रोतों के आधार पर मीठा जल, धरातलीय जल होता है और भूमिगत जल होता है। और जल के दुरुपयोग के प्रभाव देखिए, प्राकृतिक प्रभाव, मानव जीवन पर प्रभाव, जल स्तर का नीचे जाना, भूस्खलन, अन्य समस्या। और इसके बाद है आपके जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग। जल का संचय कैसे करें? बहते जल को उत्पादक बनाने हेतु एकत्रित करना ही जल संचय कहलाता है। जल संचय के प्रकार, वर्षा जल संचय और बाढ़ जल संचय। वर्षा जल संचय किस प्रकार से अपन कर सकते हैं? वर्षा जल संचय प्राचीन विधियों और आधुनिक विधियों दो प्रकार से किया जा सकता है। प्राचीन विधि देखिए, कुआं, तालाब, मंदिर के तीर्थ आदि से जल संचय किया जा सकता है। आधुनिक विधियाँ देखिए, निगोरिम गड्ढा विधि, उसमें विभिन्न प्रकार का गड्ढा बना के इसमें जल संचय किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेत विधि पहाड़ी क्षेत्र में, और अर्धचंद्राकार विधि, ट्रेपिजोएडल विधि, इस प्रकार से बनाया जा सकता है मिट्टी को। और सीढ़ीदार पथरीली बांध विधि
फिल्टर लगी खुला कुआं विधि, घर की छतों पर जल एकत्रण विधि। वर्षा जल संचयन लाभ अथवा महत्व देखिए, इसके लाभ क्या क्या है और महत्व क्या क्या है। जल के अपक्षय को रोकना, जल स्तर की सुरक्षा, सतही जल को बहाने से रोकना, समुद्री जल स्तर बनाए रखना, मृदा अपरदन रोकना, भूमिगत जल को स्थायी करने में सहायक। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्स। वेबस्टर शब्दकोश ने क्या कहा था खनिज संसाधन के बारे में? खनिज अवैध प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व तथा अथवा यौगिक है। ठीक है, अजैव खनिज अजैव प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व अथवा यौगिक होता है। खनिज संसाधनों का वर्गीकरण, तो खनिज संसाधन 3 प्रकार का होता है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। धात्विक में होते हैं प्रयोग से पहले शुद्ध करना पड़ता है इसे, बॉक्साइट, हेमेटाइट, सोना चांदी, मैग्नीशियम, ये इसके उदाहरण हैं। अधात्विक प्रयोग से पूर्व शुद्ध करना अनिवार्य नहीं होता है, जैसे कि ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, हीरा, सिलिकेट आदि। खनिज ईंधन देखिए भूमि के अंदर से निकालकर परिष्कृत करके ईंधन के रूप में उपयोग लिया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब देखिए भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। भारत में कुल खनिज लगभग 84 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे अभ्रक, जिंक, तांबा, पेट्रोलियम इत्यादि। खनिज संसाधनों की उपयोगिता, उपयोगिता देखिए अब इसके विभिन्न उद्योगों में उपयोग, कच्चे माल के भंडार, देश की अर्थव्यवस्था का आधार, रोजगार सृजन में सहायक और खाद्य उर्वरक बनाने में सहायक, इमारतों तथा ऊर्जा उत्पादन में सहायक। संसाधनों के अति दोहन के प्रभाव, वैश्विक परिदृश्य पर प्रभाव, भारतीय परिदृश्य पर प्रभाव। वैश्विक परिदृश्य पर प्रभाव देखिए कौन कौन से? सतही जल का प्रदूषण, भूमिगत जल का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूतल का नाश, मजदूरों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, भारतीय परिदृश्य पर प्रभाव देखिए भूमि का अतिक्रमण, पुनर्वास की समस्या, रेडियोधर्मी प्रदूषण, भूमिगत जल का प्रदूषण, सतही जल का प्रदूषण और विभिन्न रोग होते हैं इससे। खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय, संरक्षण के उपाय देखिए खनिज संसाधनों के, तो खानों की गर्तों को पुनः भरा जाए, खनन के समीप सघन वृक्षारोपण किया जाए, मितव्ययता से प्रयोग, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाए, मजदूरों की सुरक्षा की जाए, नियोजन से खनन किया जाए। ठीक है, खाद्य संसाधन, फूड रिसोर्स, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें खाद्य संसाधन बोलते हैं। जैसे विश्व खाद्य समस्याएं तथा उसका कारण देखिए, तो अनियोजित कृषि, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, अवैज्ञानिक खेती, अधिक जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक कारण, प्राकृतिक परिस्थितियाँ। परंपरागत कृषि के प्रभाव देखिए, भूमि में पोषक तत्वों की कमी, वनों की कटाई, भूमि का कटाव, अति चराई की समस्या देखिए और इसके दुष्प्रभाव देखिए, तो घास मैदानों की कमी, जैव विविधता का नष्ट होना, भूमि कटाव, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ना। इसके बाद आता आधुनिक कृषि का खाद्य संसाधनों पर प्रभाव, उर्वरक संबंधी समस्याएं, कीटनाशक संबंधी समस्याएं, जल की लवणता बढ़ाना, भूमि की उर्वरता में कमी लाना। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स देखिए, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा की विविध रूप होते हैं, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है 3 प्रकार से, प्रयोग के आधार पर, पुनःपूर्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर देखिए वाणिज्य स्रोत और गैर वाणिज्य स्रोत है। वाणिज्य स्रोत में कोयला, तेल, गैस आ गई, और गैर वाणिज्य स्रोत में है चारकोल, घरेलू अपशिष्ट, ऊर्जा। पुनःपूर्ति के आधार पर 2 प्रकार से है, अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत में देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आ गई। नवीकरणीय में आ गई सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। प्राप्ति के आधार पर देखिए परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत में देखिए जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला हो गया। गैर परंपरागत स्रोत में देखिए जैविक गैस, नाभिकीय गैस और ज्वारीय ऊर्जा होगी। ऊर्जा संरक्षण के उपाय, पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर कम निर्भरता, अपशिष्टीकरण में कमी,
वैकल्पिक ऊर्जा को सर्वसुलभ बनाना, ऊर्जा के संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना और गुणात्मक समुन्नित होना। तो ये हो गए उपाय ऊर्जा संरक्षण के। इसके बाद देखिए आपकी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होती है। अभी यूनिट नंबर 3 है जैव विविधता पर। तो जैव विविधता क्या है? तो जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता। यह शब्द किसने दिया? 1985 में WG रोसे ने दिया था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में क्या कहा गया था? धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित अथवा उनसे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता है। जैव विविधता के स्तर या प्रकार: पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता के दो मापक होते हैं, एक होता है शेनन विनर इंडेक्स और दूसरा होता है सिम्पसन इंडेक्स। जैव विविधता के मूल्य देखिए: सौंदर्यात्मक मूल्य, पारिस्थितिकीय मूल्य, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य। जैव विविधता की आवश्यकता एवं महत्व: हम जैव विविधता में जीते हैं और खाने में पाई जाती है जैव विविधता, यह हमें स्वस्थ रखती है। इसी से मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्थायित्व होता है, व्यक्तित्व में नवीनता लाती है। जैव विविधता पृथ्वी को स्वच्छ रखती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद में जैव विविधता लुप्त होने के कारण देखिए, जैव विविधता किस प्रकार से लुप्त हुई है। तो पहला कारण है मानवीय कारण। मानवीय कारण है जैसे पेड़ों की कटाई, आवासीकरण में वृद्धि, कृषि, झूम खेती इत्यादि। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों में कमी, जीवों के बीच संघर्ष, व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवों की हत्या, अत्यधिक चराई, वनोन्मूलन, बढ़ती जनसंख्या। भारत के संकटग्रस्त जीव जंतु। तो IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक है। तो इसमें लाल पृष्ठ होता है जो कि विलुप्त हो रही प्रजातियों को व्यक्त करता है, सफ़ेद पृष्ठ होता है वो संकटग्रस्त प्रजातियों को व्यक्त करता है और पीला पृष्ठ होता है वो वर्तमान में उपलब्ध परंतु विलुप्त हो रही प्रजातियों को व्यक्त करता है। और भूरे रंग का पृष्ठ होता है वो न्यूनतम वितरण वाले जीवों की सूची को व्यक्त करता है। और हरे पृष्ठ किसको व्यक्त करता है? संकटामुक्त जीवों की सूची को। जैव विविधता के संरक्षण के उपाय देखिए कौन कौन से हैं। पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, प्राकृतिक आवासों में संरक्षण जैसे नेशनल पार्क हो गया इत्यादि। उच्च स्थानीय संरक्षण, मानव निर्मित स्थानों पर संरक्षण, जीन बैंक जैसे जर्म प्लाज्मा को बर्फ में और सुसुप्ता व्यवस्था में रखे हो। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, दुर्लभ तथा संकटग्रस्त पौधों के प्लाज्मा या जर्म प्लाज्मा को -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखना। इससे क्या होगी? जैव विविधता के संरक्षण के ये उपाय है, इनको करने से उसका संरक्षण हो सकता है। भारत की जैव विविधता देखिए, पादप और जंतु दो प्रकार की होती है। पादप में कौन सी होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अंडमान एवं निकोबार, उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, गंगा का मैदान, पूर्वी भारत, दक्कन का पठार। ठीक है, यहाँ पे जैव विविधता है पादप की। और जंतु में देखिए गंगा का मैदान, पूर्वी और पश्चिमी घाट, द्वीप समूह, पार हिमालय यानी लद्दाख क्षेत्र, और हिमालय यानी उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, मरुस्थल यानी कच्छ या थार, और दक्कन प्रायद्वीप और अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी पंजाब, गुजरात और राजस्थान में ये जैव विविधता पाई जाती है, जंतु जैव विविधता। अब भारत में जैव विविधता नष्ट होने के कारण: तीव्र पर्यावरणीय अनवीकरण और सूचना तथा ज्ञान का अभाव, वायुमंडलीय प्रभाव, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, महामारी फैलना और उद्योगों में निरंतर वृद्धि, सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता संरक्षण के उपाय देखिए: नीतियों का गंभीरता से पालन, जैव विविधता वाले क्षेत्रों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, प्रदूषण को कम करना और वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण करना। तो ये क्या हो गए? जैव विविधता संरक्षण के उपाय हो गए। और उपाय के बाद में क्या है?
जैव विविधता की आवासीय क्षति के कारण। आवासीय क्षति के कारण देखिए इसके क्या होते हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण है पर्यावरण ह्रास, स्मोक का आवरण, अम्लीय वर्षा, मरुस्थलीकरण में वृद्धि, भूकंप तथा भूस्खलन, हरित गृह प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होना, भूक्षरण, ज्वालामुखी एवं चक्रवात, बाढ़, सूखा तथा जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन। मानवीय कारण क्या है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, खाद्य समस्या, महामारी तथा अन्य बीमारियां, शहरीकरण तथा प्रवास, प्राकृतिक संसाधनों का अनियोजित दोहन, औद्योगिकीकरण में वृद्धि, प्रदूषण स्तर में वृद्धि। ये होगी जैव विविधता की आवासीय क्षति के कारण। जैव विविधता की आवासीय क्षति रोकने के उपाय देखिए, जैव संवेदी या हॉटस्पॉट विकसित करना, जैव सुरक्षित स्थलों की स्थापना करना, सरकार द्वारा अधिनियम बनाना, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों की स्थापना करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने की कानून बनाना, हरित अवधारणा अपनाना। परमित्र तकनीकी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी देखिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की संकल्पना को पूरा करने वाली तकनीक ही परमित्र तकनीक कहलाती है। और इसका लास्ट टॉपिक है 30 यूनिट का, परमित्र तकनीक के प्रकार कितने होते हैं। तो परमित्र जैव तकनीक, परमित्र कृषि तकनीक, परमित्र औद्योगिक तकनीक, परमित्र आनुवंशिक तकनीक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत स्वच्छता अभियान 2014, भारतीय वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, दिल्ली में है। और डक्कल ड्राफ्ट कहाँ है, यह क्या है डक्कल ड्राफ्ट, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के अध्ययन से संबंधित है इसका नाम। तो ये हो गई हमारे पर्यावरणीय शिक्षा की 3 यूनिट कंप्लीट, जिससे कि आप लोग ये एक लेक्चर लेके आसानी से पास हो सकते हो बीएड पार्ट सेकेंड ईयर में। और इसके नोट्स लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डाले हुए हैं। धन्यवाद।